गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में ग्रोथ काइनेटिक्स चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि जब पादप के किसी अंग या संपूर्ण पादप के आयतन या भार में वृद्धि होती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है। हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ। पादप में किस तरह से वृद्धि होती है, तो वृद्धि दर को दो तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं वृद्धि का। वो है, पहला है नंबर 1, देखिए ग्रोथ रेट। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट का मतलब यही है कि पादप में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में पादप या पादप के किसी अंग में उसके आयतन व शुष्क भार में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, ये है वृद्धि दर की परिभाषा। यानी एक निश्चित समय में एक पादप या पादप के किसी अंग में उसके आयतन व शुष्क भार में हुई वृद्धि को हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि दर कह सकते हैं। और वृद्धि दर को दो रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसे दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से है? पहला है ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि पहली कौन सी है? ज्यामितीय। और दूसरी है अंकगणितीय। अंकगणितीय, ठीक है। पहली को हम रेखा गणितीय भी कहते हैं। पहली को हम रेखा गणितीय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि दर को दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्यामितीय वृद्धि, जिसे हम रेखा गणितीय वृद्धि करते हैं, और दूसरा जो है वो है अंकगणितीय वृद्धि। अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ज्यामितीय क्या है और रेखा गणितीय क्या है। पहली है ज्यामितीय, ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है, इसको हम कैसे बताएंगे? इसको हम ऐसे बताएंगे कि जैसे एक कोशिका है, क्लियर? एक कोशिका में जब इसमें विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन चुकी है? दो कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब इन दोनों से आगे फिर से विभाजन होगा तो कुल कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। और फिर इससे आगे विभाजन होगा तो कुल मिलाकर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, और फिर आगे अगर और विभाजन होते हैं इस तरह से हम देख सकते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, इस तरह से जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है कोशिकाओं में, तो इस प्रकार की वृद्धि को हम ज्यामितीय वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जाइगोट में होने वाले प्रारंभिक विभाजन। ठीक है, जाइगोट जो है, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित जाइगोट में प्रारंभ में इसी तरह से विभाजन होते हैं। प्रारंभिक विभाजन की बात चल रही है। आगे के विभाजन अनियमित होते हैं, परंतु प्रारंभिक विभाजन कैसे हो रहे हैं? पहले एक कोशिका थी, फिर 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी। और जब ये प्रारंभिक विभाजन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जाइगोट में आगे भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद कोशिकीय विभेदन शुरू हो जाता है। तो इसे तो हम कहते हैं ज्यामितीय वृद्धि। अब बात करते हैं हम रेखा गणित, जो अंकगणितीय वृद्धि है उसके बारे में। अंकगणितीय वृद्धि कैसे होती है? ठीक है, तो अगला है अंकगणितीय, अंकगणितीय वृद्धि। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोशिका है और इस कोशिका से 2 कोशिकाएं बन चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक कोशिका कहाँ चली जाएगी? कोशिका एलोंगेटेड होकर के विभेदन उसके अंदर हो जाता है। यानी एक कोशिका तो क्या हो जाएगी? विभेदित हो जाएगी। ये तो है
विभेदित होने वाली सेल। ठीक है, अब बची ये, तो इसको हमने दोबारा से यहाँ बना लिया। अब इसमें क्या होगा, फिर से विभाजन होगा, फिर से 2 कोशिकाएं बनेगी और फिर से एक कोशिका क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। ठीक है, फिर एक बच गई, फिर इसमें फिर विभाजन होगा तो फिर से 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, और फिर एक क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हर बार बनने वाली 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका विभेदित हो जाती है और बची हुई कोशिका में पुनः क्या होगा, विभाजन होता है। तो एक से एक इस तरह से जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती हैं। तो इसे हम कहते हैं अंकगणितीय वृद्धि। और इस प्रकार की वृद्धि कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है शूट एंड रूट एपेक्स पर, यानी प्रोशीड्स और मूल शीड्स पर पाई जाती है। जहाँ पर विभजोतक होता है वहाँ पर इस प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे है वृद्धि के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों, जो भी कारक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे जल है, वृद्धि को नियंत्रित करता है या नियमन करता है। ठीक है, जल है, वातावरणीय कारक है, और जो पादप शरीर क्रियात्मक कारक है, यानी कि जो फिजियोलॉजिक रिएक्शन होती हैं प्लांट बॉडी में, उनसे रिलेटेड जो कारक हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की अनुकूल मात्रा अगर पौधे को उपलब्ध हैं, ध्यान से सुनना, वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की उपस्थिति अगर अनुकूलतम स्तर पर पौधे को उपलब्ध है तो भी पादप या पौधे में उसकी वृद्धि असमान होती है, या पादप अंग की वृद्धि असमान होती है। कैसे होती है और क्यों होती है? देखिए, ये असमान वृद्धि का मतलब यही है कि एक अंग में वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की वृद्धि दूसरे अंग में भी चल रही हो। ठीक है, जैसे अब आपको मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा कि पुष्प की उत्पत्ति बाद में होती है। पहले रूट बनती है, शूट बनती है, उसके बाद फिर आगे का विकास होता है, और उसके बाद जब एक अनुकूल मौसम आता है उस वक्त पुष्प की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर? अब पुष्प की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? बाद में हो रही है। लेकिन रूट और शूट में भी अगर हम देखें तो रूट कहाँ होती है? नीचे होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ होती है। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर होती है, और जो शूट होती है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कहाँ होती है? अपोजिट साइड होती है। अब दोनों में वृद्धि में भी अंतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तेज़ी से शूट नीचे की ओर बढ़ती है ज़मीन में, उसी तेज़ी से रूट नीचे की ओर बढ़ती है ज़मीन में, उसी तेज़ी से शूट भी ऊपर की ओर बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। दोनों ही अंगों में वृद्धि अलग अलग दर से होती है। ठीक है, और यह वृद्धि क्यों होती है? यह वृद्धि इस तरह की इसलिए होती है, असमान वृद्धि, क्योंकि अनियमित परिवर्तन पौधे के अंदर होते रहते हैं। उनकी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो भी थोड़ी अलग टाइप की होती है दोनों ही स्तर पर। तो प्रारंभिक अवस्था में, जब पौधे में प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि होती है तो वृद्धि दर कैसी होती है? धीमी होती है। प्रारंभिक अवस्था में कैसी होगी? प्रारंभिक अवस्था में ये कैसी होती है? धीमी होती है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? जब धीमी से फिर आगे क्या होगा? एकदम से तेज होती है। धीमी से फिर क्या होगा? ये एकदम से तेजी से बढ़ती है। क्लियर? और सेल एलोंगेशन के समय, जब सेल एलोंगेशन होता है, सेल एलोंगेशन का मतलब है कोशिका का विवर्धन, उस वक्त ये अधिक तेज होती है। क्लियर? उस वक्त कैसी होती है? वृद्धि दर अधिक तेजी से या अधिकतम होती है। परंतु अंत में जब सेल मैच्योरेशन फेज होता है, सेल मैच्योरेशन फेज यानी कोशिका जब कैसी हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी, उस वक्त फिर से ये कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वृद्धि असमान कैसे हो रही है। प्रारंभिक अवस्था में धीमी है, फिर एकदम से तेज होती है, और फिर क्या होता है? परिपक्व अवस्था में ये आ जाती है फिर से धीमी। और इस प्रकार से प्रारंभिक
अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक की वृद्धि में लगने वाला समय क्या कहलाता है? समग्र वृद्धि काल कहलाता है। ठीक है, समग्र वृद्धि काल कहलाता है। और यह समग्र वृद्धि काल किसने कहा था इसे? ये कहा था सैक्स नामक वैज्ञानिक ने 1882 में। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक लगने वाला समय वृद्धि में क्या कहलाएगा? समग्र वृद्धि काल कहलाता है। अब देखिए, जब हम एक वृद्धि ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम इसे एक ग्राफ से भी समझा सकते हैं, या एक संपूर्ण वृद्धि काल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। संपूर्ण वृद्धि काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला तो है इसमें लैग फेज। नंबर 1 कैसा है? लैग फेज। दूसरा है लॉग फेज। तीसरा है डिक्लाइन फेज। और चौथा है इसमें स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, इसे स्टेबल फेज भी कहते हैं। ठीक है, पहला है लैग फेज, ये कहलाता है मंद वृद्धि काल। इसे हम क्या कहेंगे? मंद वृद्धि काल। क्लियर? और इसके बाद आता है लॉग फेज। तो लॉग फेज कैसा है? अधिकतम वृद्धि काल। अधिकतम वृद्धि काल। डिक्लाइन फेज को पुनः मंद वृद्धि काल कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं स्थायी अवस्था। नंबर 4 कौन सा है? स्थायी अवस्था। यानी पौधा अपने वृद्धि को या पादप में वृद्धि 4 तरह से होकर गुजरती है। पहला मंद वृद्धि काल होता है, दूसरा लॉग फेज अधिकतम वृद्धि काल, तीसरा पुनः मंद वृद्धि काल, और स्टेशनरी फेज में कैसी होती है? स्थायी अवस्था। पहला जो है लैग, यह वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। मंद वृद्धि काल को हम क्या कहेंगे? वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था। इस काल में वृद्धि कैसी होती है? धीमी होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। लैग फेज में कोशिका में क्या होते हैं? आंतरिक परिवर्तन होते हैं। और आंतरिक परिवर्तन का मतलब ये है कि जो कोशिकीय उपापचय से संबंधित पदार्थ है, यानी कोशिका में जब आंतरिक परिवर्तन होंगे तो वहाँ पर उस कोशिका में जो संचित खाद्य पदार्थ हैं वो काम आ जाते हैं, और काम आने से उसका शुष्क भार कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इसी काल में कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे धीरे धीरे आयतन बढ़ता है। और इसी काल में जैव अणुओं का भी कैसा होता है? संश्लेषण होता है। मंद वृद्धि काल में जैव अणुओं का जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है, इन सब का निर्माण भी कहाँ होता है? मंद वृद्धि काल में होता है। जो लॉग फेज है, यह वृद्धि दर में जो ये काल आ जाएगा लॉग फेज, इस दौरान अधिकतम वृद्धि होती है। कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विवर्धन भी होता है, यानी विभाजन विवर्धन होने की वजह से कोशिका अपने अधिकतम स्तर पर वृद्धि करती है। तीसरा आता है डिक्लाइन फेज, पुनः मंद वृद्धि काल। इस अवस्था में वृद्धि दर पुनः कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, क्योंकि कोशिका का जो परिपक्वन है वो शुरू हो जाता है और उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। और नंबर 4 है स्टेशनरी फेज, जिसे हम स्थायी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पूर्ण परिपक्व हो जाती है कोशिका और लगभग स्थायी अवस्था में आ जाती है। अब देखिए, हम बनाते हैं 2 ग्राफ। एक तो बनाएंगे समय के साथ और दूसरा बनाएंगे समय के विपरीत। ठीक है, पहला है समय के साथ। अब जब हम एक समय के साथ ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे कि एस आकृति का ग्राफ बनता है। ठीक है, एस आकृति का क्या बनता है? यहाँ पर ग्राफ बनता है। ये तो हो गया इसमें टाइम, ठीक है, और ये हो गई इसमें ग्रोथ। अब देखिए, ये वाला जो फेज है इसे तो हम कहेंगे लैग फेज। ये यहाँ पर क्या है? लैग फेज। ये यहाँ पर आ जाता है लॉग फेज। क्लियर? फिर आएगा डिक्लाइन फेज,
और सबसे लास्ट में यहाँ आ जाएगा ये स्टेशनरी फेज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब वृद्धि का समय के साथ हम ग्राफ बनाते हैं तो एक एस आकृति का ग्राफ बनता है, जिसमें इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मॉइड, इसे हम सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लैग फेज में वृद्धि शुरू हुई है, प्रारंभिक अवस्था है, उसके बाद लॉग फेज, फिर डिक्लाइन, फिर स्टेशनरी फेज। चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर वृद्धि धीमी होती है, यहाँ पर अधिकतम होती है, यहाँ पुनः धीमी हो जाती है और यहाँ पर स्थायी अवस्था आ जाती है। अब अगर समय के विपरीत बनाया जाए तो एक घंटी के आकार का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। एक घंटी के आकार का ग्राफ कब बनता है, जब हम इसे समय के विपरीत बनाते हैं। ठीक है, समय के साथ तो हमने देख लिया, समय के विपरीत बनाएंगे तो एक घंटी के आकार का बनेगा। इसमें ये क्या है, ये वही है लैग फेज। ठीक है, ये आ जाती है लॉग फेज और फिर आ जाती है स्टेशनरी फेज। तो इस तरह से हम 3 अवस्था इसके अंदर दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, वृद्धि का मापन कैसे करते हैं। ये तो व्यक्त करने और मापन कैसे करेंगे, किसी पादप की वृद्धि को मापना हो तो वृद्धि को अनेक रूपों में मापा जा सकता है। देखिए, पादप में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ठीक है। इन सब के अनुसार लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन और शुष्क भार, इनमें वृद्धि के रूप में इन्हें मापा जाता है। तो जो सूट है, रूट है, यानी सूट और रूट की प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक वृद्धि को लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। किसको? सूट और रूट की प्रारंभिक वृद्धि को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियों की वृद्धि को हम मापने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तीसरा कैलस होता है। इन विट्रो कंडीशन में कैलस कोशिकाओं का समूह होता है जो विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं। उनमें आयतन और शुष्क भार में वृद्धि को देखा जा सकता है। तो पादप में वृद्धि मापन निम्न रूपों में किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? वृद्धि की संख्या में, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, कोशिका ऊतकों और अंगों के आकार में वृद्धि द्वारा, शुष्क भार में वृद्धि द्वारा और रेखीय मापन द्वारा। ठीक है। अब हम कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। विधियाँ, पहली विधि क्या है? नंबर 1 विधियाँ जो है मापन करने की वो क्या है? पहली है सरल या सीधी विधि। सरल या सीधी विधि, इसे हम सरल या सीधी विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये गमले में लगा एक, अरे यार गमला कैसा बन गया, ये गमले में लगा एक पादप है। तो अब हम देखें, ये पादप अभी हमने एक नवोद्भिद है ये, ठीक है, इस तरह से ये एक नवोद्भिद है। क्लियर? अब इस नवोद्भिद में जब इसकी प्रारंभिक अवस्था है तो हम इसको क्या करते हैं? स्केल से मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी स्केल से इसका मापन कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है हम स्केल से माप लेते हैं। तो शुरुआत में जैसे इसकी लंबाई आती है 10 सेंटीमीटर, अब कुछ समय बाद हम फिर से इसको मापते हैं तो ये अब आकार में बढ़ चुका है। अब इसकी लंबाई आती है 15 सेंटीमीटर, तो अब लंबाई में कितनी वृद्धि हो चुकी है? 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। ये तो है सीधा सा तरीका, सरल मापन, यानी वृद्धि मापन की सरलतम विधि है। इसमें पादप अंग की प्रारंभिक लंबाई को स्केल से मापा जाता है और फिर निश्चित समय बाद पुनः उसका मापन किया जाता है और फिर जितनी लंबाई आती है उसमें से उसको घटा देते हैं, कितनी वृद्धि हुई है ये पता चल जाता है। अब दूसरा जो आता है वो है ऑक्जेनोमीटर द्वारा। दूसरी विधि क्या है? ऑक्जेनोमीटर द्वारा। नंबर 2 दूसरी विधि है ऑक्जेनोमीटर द्वारा। ठीक है। ऑक्जेनोमीटर द्वारा जो पादप वृद्धि है वो रेखीय वृद्धि मापी जाती है और इसके लिए वृद्धि मापी यंत्र यानी चाप वृद्धि मापी यंत्र आर्क, इसे हम कहते हैं आर्क ऑक्जेनोमीटर, यानी चाप वृद्धि मापी यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है। कैसे देखें? ये है गमले में लगा एक पादप,
क्लियर। ये हो गया गमले में लगा एक पादप। अब इस गमले में लगे पादप जो है ये वाला मापन कर रहे हैं हम। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको ऊपर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे हमने इससे एक बांधी है डोरी, और डोरी जो है वो हमने यहाँ पर एक गिर्री, क्या कहेंगे हम इसको, गिर्री कहेंगे, ठीक है। पूले कहते हैं, पूले इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूले, इसे हम कहते हैं गिर्री। इस गिर्री से इस तरह से ऊपर की ओर ले जाकर इसको हमने एक यहाँ पर वज़न बांध दिया है, भार, ठीक है। एक वज़न वाली चीज़ यहाँ पर हमने बांध दी है, ठीक है, क्लियर। ये वज़न है, इसमें कुछ वज़न डाला हुआ है, इसमें भरा हुआ है, ये इसमें हमने यहाँ पर लगा दिया, कोई बाट वगैरह लगा देते हैं। और ये जो गिर्री है ये इधर एक किससे जुड़ी हुई है, इस तरह से एक आगे चाप से, आर्क पैमाना जो है उससे ये जुड़ी हुई है। ये है आर्क पैमाना। तो आर्क पैमाने से ये क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे और बना देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें और स्पेस इसमें मिल जाए। इसके बाद देखो क्या है, इससे एक सूचकांक जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है, एक सूचकांक है, ये सूचकांक है, ठीक है, इस तरह से। और ये है इसका आर्क पैमाना। तो आर्क पैमाने में वृद्धि को बढ़ते हुए क्रम में मापा जाता है, ठीक है। जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, फिर आ गया 40, फिर आ गया 50, फिर आ गया 60, इस तरह से। क्लियर। अब देखिए सिद्धांत कहता क्या है, इसको स्टैंड पे थोड़ा सा पहले इसको स्टैंड पर भी तो लगाना है, वरना टिकेगा कैसे ये। तो इसको हमने यहाँ पर एक स्टैंड पर लगा दिया है, क्लियर। अब देखिए आगे, ये तो हो गया स्टैंड, ये हो गया आर्क मीटर या आर्क पैमाना, क्लियर। आर्क स्केल भी हम कह सकते हैं, आर्क स्केल ही कह देते हैं इसको, स्केल, क्लियर। ये हो गया सूचकांक, सूचक, इसे हम सूचक भी कह सकते हैं, सूचक ही लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये हो गई गिर्री, ये हो गया वज़न, ये हो गया प्लांट, और ये हो गया पोट। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहली बात तो ये कि आर्क ऑक्सीजनोमीटर द्वारा पादप की लंबाई को मापा जाता है, या लंबाई में वृद्धि को मापा जाता है। इसको एक सीधे स्टैंड पर क्या लगी होती है, गिर्री लगी होती है। सीधे स्टैंड पर इस तरह से एक गिर्री लगी हुई है, और गिर्री से एक सूचक जुड़ा हुआ रहता है। ये गिर्री से सूचक जो है जुड़ा हुआ है, जो स्केल पर चलता रहता है, ठीक है। ये स्केल पर क्या करेगा, चलता रहता है। तो वृद्धिशील पादप के तने के शीर्ष पर हम क्या करते हैं, एक धागा बांध देते हैं। ये तने का शीर्ष है और इससे एक धागा हमने बांध दिया है। धागा बांधकर उसे गिर्री के ऊपर से इस तरह से घुमाकर ले जाकर उसके दूसरे सिरे पर क्या बांध देते हैं, कुछ वजन बांध देते हैं। ये इस तरह से घुमाकर ले जाकर के क्या किया है, यहाँ पर वजन बांध दिया गया है। अब देखिए जब तने में वृद्धि होती है, जब तने में वृद्धि होगी तो क्या होगा, धागे से बंधा हुआ भार
धागे से ये जो भार बंधा हुआ है, ये धागे से बंधा हुआ भार धागे को नीचे की ओर खींचता है। ये नीचे की ओर खींचेगा, इसमें वृद्धि होगी तो ये नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ये इस धागे को नीचे की ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये गिर्री घूमेगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ये गिर्री घूमती है। अब गिर्री से एक सूचक जुड़ा हुआ है, तो सूचक क्या करेगा, गिर्री के घूमने से सूचक जो है वो स्केल पर चलता है, जो लंबाई में वृद्धि को दर्शाता है। अब जैसे मान लो शुरुआत में ये था लगभग 30.5, ठीक है। अब ये जो वृद्धि करेगा तो सूचक आगे बढ़ेगा, क्योंकि गिर्री घूमेगी, वजन नीचे आएगा तो ये पहुंच जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से लंबाई में वृद्धि को मापा जाता है। तो चाप ऑक्सेनोमीटर या चाप सूचक द्वारा वृद्धि को आवर्धित रूप में देखा जाता है। अब देखिए इसका मान गिर्री के व्यास और सूचक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ये लंबाई कितनी है इस पर भी निर्भर करेगा, और गिर्री का व्यास जो है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लांट ग्रोथ में वृद्धि को माप सकते हैं। ये प्लांट जो है उसमें वृद्धि को मापा जा सकता है। अब आगे है वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वृद्धि को वातावरणीय और शरीर क्रियात्मक दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। शरीर क्रियात्मक कारकों में तो आता है जल और लवणों का अवशोषण, और जो अन्य क्रियाएं हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, और वातावरणीय कारकों में मौसम और मृदा संबंधी कारक आते हैं। मिट्टी से जो कारक उपलब्ध होते हैं पादपों को, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम बात करेंगे पहले प्रकाश की, ठीक है। प्रकाश किस तरह से पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो प्रकाश पादप की वृद्धि को कई प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश तीव्रता के बारे में, लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश तीव्रता, प्रकाश जो है वो पादप को कई प्रकार से प्रभावित करता है, और पहला है प्रकाश तीव्रता। देखिए जब प्रकाश काफ़ी तीव्र हो या उच्च प्रकाश तीव्रता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उच्च प्रकाश तीव्रता में पादप वृद्धि कैसी होती है, धीमी होती है, मंद हो जाती है, ठीक है। उच्च प्रकाश तीव्रता में पादप के पर्व छोटे रह जाते हैं, अर्थात पत्तियों का आकार भी छोटा हो जाएगा, जिससे पौधे में क्या आ जाएगा, बोनापन आ जाता है, ठीक है। तो एक अनुकूलतम प्रकाश पादप को उपलब्ध होना चाहिए। उच्च प्रकाश तीव्रता में एपिडर्मिस जो होती हैं तने पर, जब हम टीएस देखते हैं तो उसकी एपिडर्मिस पर रोम हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। यह उच्च प्रकाश तीव्रता का ही प्रभाव होता है। दूसरा आता है प्रकाश की गुणवत्ता। देखिए प्रकाश की गुणवत्ता, लाइट क्वालिटी का मतलब ये है कि पादपों में उपस्थित वर्णक एक निश्चित परास वाली तरंग दैर्घ्य को ही क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जैसे लाल प्रकाश वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है, जबकि हरा प्रकाश क्या करता है, वृद्धि को कम करता है। लाल प्रकाश तो बढ़ाता है, हरा प्रकाश कम करता है। जबकि बैंगनी प्रकाश से पर्व की लंबाई बढ़ती है। जो इंटरनोड होता है उसकी लंबाई में वृद्धि कब होती है, बैंगनी प्रकाश की प्रभाव से, ठीक है। पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश किरणें पादप वृद्धि को सीमित करती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पादप वृद्धि को सीमित कर देती हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रकाश की अवधि। तो प्रकाश की अवधि जो है वो भी पादप को प्रभावित करती है, और इसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में, क्योंकि टाइम इज़ ओवर। तो थैंक यू वेरी मच।